दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ। शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में हाल ही में पिछले मेरे ख्याल से 30 या 40 दिन के अंदर 6000 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं। और उन्होंने शायद हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें हम बुनियादी जानकारी दे रहे थे HIV के बारे में, हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। इसलिए आज का ये जो वीडियो है उनके लिए है। और आज के वीडियो में मैं एक CD4 टी सेल के बारे में बात करने वाला हूँ कि CD4 टी सेल किस तरह से होता है और उसके कौन से पुर्जे होते हैं, HIV किस तरह CD4 टी सेल को अटैक करता है और ह्यूमन जीनोम में शामिल होता है, और ART जो है वो कहाँ कहाँ उसको रोकने की कोशिश करते हैं, AGT103 कहाँ कहाँ उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक वीडियो में। हाई लेवल में है एक्सप्लेनेशन, CD4 को सिंपल बना के बताया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये सब ड्राइंग मैंने ही बनाया है और मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूँ। CD4 टी सेल जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसको स्कीमेटिक डायग्राम कह सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल डायग्राम कह सकते हैं इंग्लिश में। इसको एकदम सिंप्लीफाई करके बताया गया है। ये गोल होता है स्फीयर की तरह, जैसे गेंद की तरह गोल होता है, स्फीयर होता है। और उसके ऊपर कई जगह पर ऐसे कॉइल्स होते हैं जिसे CXCR4 को रिसेप्टर कहते हैं, और कई जगह इस तरह के रिसेप्टर होते हैं जिसे CCR5 को रिसेप्टर कहते हैं। और हर एक CD4 टी सेल में एक CD4 रिसेप्टर होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। और CD4 टी सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होता है, हमारा DNA होता है उसके अंदर। तो ये जो CD4 टी सेल है इसमें कई सारे CCR5 रिसेप्टर हो सकते हैं और कई सारे CXCR4 रिसेप्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि CD4 टी सेल के पास एक CCR5 रिसेप्टर हो ताकि HIV उसको अटैक कर सकते हैं। और जो कि HIV बार बार हर एक CD4 टी सेल को अटैक कर लेता है, तो मैं ये समझता हूँ कि CD4 रिसेप्टर के आजू बाजू में एक CCR5 रिसेप्टर को रिसेप्टर रहता ही है, ऐसे मैं समझता हूँ। सच है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा ना होता तो CD4 के अंदर HIV नहीं घुस पाती। और HIV वायरस जो है ये कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट किया गया है। ये अंदर जो है ये कॉइल, इसे हम HIV का RNA कहते हैं। DNA में 2 स्ट्रिंग्स होती है, RNA में सिर्फ एक स्ट्रिंग होता है। HIV जो है वो RNA का रेट्रोवायरस है, तो इसके अंदर एक RNA है और वो सहेज के रखा गया है प्रोटीन कैप्सिड के अंदर। और प्रोटीन कैप्सिड के ऊपर GP120 गैग प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये जो ग्रीन कलर का है ये सब GP120 है। और अगर हम HIV को CD4 टी सेल के पास ले आए तो इस तरह से GP120 जो है CD4 रिसेप्टर के साथ चिपक जाएगा और CCR5 को रिसेप्टर के साथ चिपक जाएगा। जब ये दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाए, जैसे बैटरी में करंट जाती है, कुछ उस तरह से एक प्रक्रिया होती है इसके अंदर, और ये GP41 पिघल जाता है और उसकी जगह पर GP120 पिघल जाता है और उसकी जगह पर GP41 आ जाती है। और GP41 जो है कुछ इस तरह से मैंने कल्पना किया है कि वो CCR5 को नाश कर देती है और एक रास्ता बना देती है, छेद बना लेती है यहाँ पर। और ये छेद बनाने की वजह से ये जो वायरल RNA जो अंदर थी वो अंदर से निकलकर CD4 टी सेल के अंदर आ जाती है, HIV वायरस के अंदर से निकलकर GP41 के ज़रिए CD4 टी सेल के अंदर आ जाती है। तो अभी ये वायरल RNA है और CCR5 रिसेप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता, गल जाता। और अंदर आने के बाद वो जो वायरल RNA है, ये RNA आई थी HIV के अंदर से, इसकी कॉपी बनाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। और इसकी कॉपी जो है ACGT, ये अल्फ़ाबेट्स जो होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है। और ये जो कॉपी है इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। तो ये वायरल RNA जो था वो एक DNA टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस ने ये DNA का एक हार बना दिया, एक लड़ी बना दिया। और रिवर्स राइबोन्यूक्लियस H जो है वो ओरिजिनल RNA टेम्पलेट जो है उसका नाश कर देगी। और जैसे ही ओरिजिनल RNA का नाश हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस वापस काम पे लग जाता है और
इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड उसका ऑपोजिट को जमा करके एक स्ट्रैंड बनाता है जो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और वो बन जाएगा HIV का DNA। और एक बार HIV DNA बन गया तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाके हमारे जीनोम में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रक्रिया HIV की हमारे शरीर के अंदर घुसने के लिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से दवाइयाँ बनाते हैं जो HIV को रोकने की कोशिश करती है। आप ART वगैरह लेते हो। तो पहले मैं शुरू करता हूँ लंदन बर्लिन पेशेंट से। लंदन बर्लिन पेशेंट और जो 6 पेशेंट्स थे जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद उनका HIV चला गया, उनको इस तरह का डोनर के पास से बोन मैरो दिया गया था कि उस डोनर के CD4 टी सेल में CCR5 को रिसेप्टर नहीं था। तो म्यूटेशन हुआ था उनके शरीर में, जो CD4 टी सेल है उसमें CCR5 को रिसेप्टर ही नहीं। तो वैसा बोन मैरो डालने के बाद वो जो पेशेंट्स थे, लंदन पेशेंट, बर्लिन पेशेंट, उनका जो CD4 टी सेल है वो CCR5 के बगैर आया। तो उनके शरीर में जितना भी HIV था वो CD4 टी सेल के अंदर घुस ही नहीं सका। जो कि वो CD4 टी सेल के अंदर घुस नहीं सका तो CD4 टी सेल जो है CD8 टी सेल को बुलाकर HIV पे हमला करा के उसको HIV का खात्मा कर गई। अगर वो CD4 टी सेल के अंदर घुस पाता तो अंदर से नए नए कॉपी बनाकर बाहर बेचता और नॉर्मल HIV इन्फेक्शन की तरह हो जाता। तो इस तरह से लंदन पेशेंट, बर्लिन पेशेंट बच गए। लेकिन सवाल यह है कि उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्यों किया गया था? क्योंकि उनको HIV भी थी और उनको कैंसर भी था और ब्लड कैंसर था। और ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जो नए ब्लड सेल बनते हैं वो सब दूषित ब्लड सेल आते थे, कैंसर वाले ब्लड सेल आते थे। इसलिए बोन मैरो को साफ़ करके नया बोन मैरो डालना था। तो एक बार बोन मैरो साफ़ कर दो तो नया बोन मैरो लाने के लिए वो डोनर की ज़रूरत है। तो वो डोनर के पास से जो बोन मैरो लेते हैं तो उन्होंने ये कोशिश की कि उसके पास CCR5 म्यूटेशन वाला बोन मैरो मिले और वो उन्होंने डाल दिया। तो जो 6 थे वो लकी थे, इसलिए हो गया। नहीं तो डॉक्टर्स बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने नहीं देते सहज में, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट वाला ऑपरेशन है और बहुत पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। 8-9 महीने का प्रोसेस है ये। तो ये एक तरह से लंदन बर्लिन पेशेंट का स्टोरी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि CCR5 ना हो तो HIV से बच सकते हैं। दूसरा जो है AGT103-T एड इम्यून वाला, उसमें AGT क्या कर रहा है कि पेशेंट के शरीर से CD4 टी सेल निकालता और वो CD4 टी सेल का जीन को मॉडिफाई करता ताकि वो CD4 टी सेल में CCR5 रिसेप्टर निकल जाए और फिर उस AGT103 टी सेल्स को वो पेशेंट के शरीर में डाल देता और अभी HIV उसके अंदर नहीं घुस सकती। तो HIV अगर उसके अंदर नहीं घुस सकती तो वो CD4 टी सेल जो है वो CD8 टी सेल को बुलाकर HIV के पास जाके HIV के ऊपर हमला करा के HIV का कॉपीज़ को मार डालता है। और जो कि CD4 टी सेल लगातार HIV के पीछे भाग रहा है, तो ये CD4 टी सेल जो है खुद की कॉपी बनाएगा और उसकी जो कॉपी बनेगी वो कॉपी में भी CCR5 नहीं रहेगी। तो ये जो है जब तक शरीर में HIV होगा तब तक ये CD4 टी सेल शरीर में जीवित होगा और खुद के अलग अलग कॉपीज़ बनाएगा ताकि हर एक जगह में जाकर HIV के ऊपर हमला करे। और जब ब्लड में HIV की संख्या कम हो जाए तो ये CD4 टी सेल की संख्या कम होगी, मॉडिफाइड सेल की। लेकिन जब CD4 टी सेल की संख्या कम होगी तो HIV की संख्या बढ़ने लगेगी, तो CD4 वापस बढ़ेगी और उसको दबा देगी। इसे कहते हैं फंक्शनल क्योर। के फंक्शनल क्योर ये है कि एकदम लो लेवल में रखने का HIV वायरस को कि अनडिटेक्टेबल हो लगभग, और ज़िंदगी भर आपको कोई और दवा लेने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ AGT103-T। तो ये चल रहा है CD4 टी सेल के साथ, CD4 टी सेल में के CCR5 रिसेप्टर को यूज़ करते हुए थेरेपीज़। इसमें और भी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि CD4 रिसेप्टर CD4 टी सेल के लिए काम आता है, इसको हम छेड़ नहीं सकते। लेकिन ये CCR5 जो है इसको हम GP120 जैसे इसके साथ चिपकता है उस तरह से कोई एंटीबॉडी बना के इसके साथ चिपका सकते हैं। लेकिन CCR5 के और भी कामकाज है हमारे इम्यून सिस्टम में, इसलिए वो करना शायद मुनासिब नहीं होगा। साइंटिस्ट शायद इसका स्टडी कर रहे होंगे। और जो HIV-1 वायरस है वो हमेशा CCR5 इस्तेमाल करती है, लेकिन जो पेशेंट में HIV-1 वायरस बरसों से हो वो पेशेंट में CXCR4 भी यूज़ करने लग जाती है HIV वायरस।
लेकिन आम तौर पे 95% 98% केस में CCR5 ही इस्तेमाल करती है, तो ये एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है। नेक्स्ट जो है इसके बाद वो है कि ये जो GP120 है, ये GP120 जाके यहाँ चिपकती है। तो अगर हम GP120 को कोई ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज यानी कि BNAB बना दे जो जाके ये GP120 पे चिपक जाए, ताकि ये GP120 जो है वो CD4 और CCR5 दोनों का संपर्क न कर सके। तो इसलिए शरीर में भर के ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की ज़रूरत चाहिए हमें, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम GP120 को ब्लॉक कर सके। और जैसे हम GP120 को ब्लॉक करेंगे हम ये पाएंगे कि HIV जो है वो CD4 टी सेल के अंदर एंट्री नहीं पा रहा है, वो उसका GP41 भी नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये सब तरीके से कोई क्लिनिकल ट्रायल्स में है ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का वैक्सीन, और कोई स्टडीज़ चल रही है रिसेप्टर्स को किस तरह से ब्लॉक करे उसके लिए। और इसके बाद जो है अगर ये HIV वायरस जो है अगर RNA CD4 के अंदर डालने में सफल हो गया तो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इस्तेमाल होता है पहला DNA की छड़ी बनाने के लिए। तो पहला DNA की जो लड़ी है वो बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत है। तो अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को दबा दिया जाए तो कॉपी नहीं बनेगी, RNA की कॉपी नहीं बनेगी, RNA जो टेम्पलेट है उसकी कॉपी नहीं बनेगी जो DNA बननी चाहिए। तो यहीं पर मामला ख़त्म, HIV आगे नहीं बढ़ सकता, ये RNA दूषित हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर ये कॉपी बन भी गई तो भी आगे चलकर ये जो सेकंड कॉपी बनानी है उसके लिए भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को सेकंड चांस मिलता है HIV को रोकने के लिए कि भाई ये जो DNA का स्ट्रैंड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, ये ना बन पाए। तो ये जगह पर भी रोक सकते हैं। उसके बाद अगर वो DNA बन गया तो इसको अंदर आने से रोकने के लिए वो VPX की बात कर रहे थे कि VPX को दबाना चाहिए, और आयन चैनल के बारे में हमने बात किया था परसों के वीडियो में। तो वो सब इस्तेमाल करते हुए न्यूक्लियस के अंदर RNA को आने नहीं देना और न्यूक्लियस के बाहर वायरल पार्टिकल्स को जाने नहीं देना, ये सब काम चल रहा है अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो दोस्तों ये सब तरीका है जिससे HIV वायरस जो है वो हमारे शरीर में आती है, और ये सब तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए ART और नए नए थेरेपीज HIV को रोकने की कोशिश करती है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के बारे में आप सुनोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या करता है शरीर के अंदर जाकर। वो जो RNA का कॉपी जो है उसको DNA बनाने से रोकता है, तो पहला स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड बनाने से रोकता है। और बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं। अभी आप AGT103 को अच्छी तरह से जान गए किस तरह से होता है। EBT के बारे में आगे चलकर बात करेंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस में जाके वो HIV का गैग जीन को कट कर देता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आई। हमारे दर्शक जो है उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने बायोलॉजी कभी पढ़ाई नहीं की या कभी आगे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, कम पढ़ाई करके फिर काम पे लग गए या जो भी हो, तो उन सबको भी समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप इसको स्किप कर सकते थे, या वरना कमेंट में आप लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, और इस तरह के वीडियो के आपको अच्छे लगते हैं इसके बारे में कमेंट में लिखिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।